नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और आपको पता है कि हर जगह आजकल शोर शराबा है, टेंशन है, परेशानी सिर्फ एक बात के ऊपर कि एक मुल्क जिसका ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा है, इंपोर्ट्स के अंदर इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है, इंपोर्ट्स का इतना बड़ा चंक है, एक्सपोर्ट्स बहुत थोड़ी हैं, यहाँ पर जो है डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से डिज़ास्टर इन द फ्यूचर है और रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है। क्योंकि मेन इशू यही है कि हमारे मुल्क की अगर इंपोर्ट्स जो है महंगी हो गई तो महंगाई का तूफ़ान भी आएगा, साथ साथ हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा और हमारे मुल्क का अगर ट्रेड बैलेंस जो है बिल्कुल आउट हो गया, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर हमें IMF का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ेगा, कशकोल भी सामने उनके रखनी पड़ेगी, बल्कि शायद झोली फैलानी पड़ जाए इस दफ़ा और उनसे पैसे मांगने पड़ जाएं कि भाई हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ गया है, किसी तरह इसको कवर करने के लिए हमें पैसे दो। ये सो कॉल्ड मेहनत कश, जिनका हम नाम लगा देते हैं बेचारों का कि जी ये लोग पाकिस्तान पैसे वापस भेजते हैं, लोकल रेमिटेंस, मेरे ख्याल से अगर इसकी भी ऑडिट हो कि हमारे बेचारे मेहनत कश कितने पैसे भेजते हैं और कितने लोग टीटी घुमाते हैं, यानी अपने पैसों को धोते हैं या धुलवाते हैं, तो फिर साफ पता लग जाएगा कि ये जो बेजा का हमारा शोर शराबा है कि हमारे मेहनत कश बेचारे मेहनत करके अरबों डॉलर भेजते हैं होम रेमिटेंस, इसका भी भांडा फूट जाएगा और रियलिटी सामने आ जाएगी कि लोग कितनी ज़्यादा पैसों की धुलाई करते हैं। खैर, जहां धुलाई की बात की वहां इस बात को धुलाई को आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर मामला कुछ इस तरह का हो गया है कि रुपए की जो कदर है उसके अंदर इस हद तक कमी आ गई है कि लोग पाकिस्तान के अंदर परेशान हैं कि व्हाट विल बी 1 रुपी वर्थ। ये टेंशन जो बढ़ती जा रही है, आम आवाम से लेकर एक जिसे मैं कहूँगा कि नामवर कारोबारी सनतकारी शख्सियत, वो भी परेशान है कि जनाब हम क्या करें। मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब वहीद अहमद साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। वेलकम करता हूँ आपको। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया हो इस प्रोग्राम में। वहीद अहमद साहब, आपके सामने सवाल रखता हूँ, आप भी नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स के अंदर अब काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेन एम ये है कि मुल्क की एक्सपोर्ट का हुआ है बुरा हाल, डॉलर की वजह से एक्सपोर्टर ऐसा बिलीव करते हैं कि शायद टेम्पररी रिलीफ मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर ये टेम्पररी रिलीफ हमें मिल भी जाती है तो भी किस टाइम तक हम जो है वो सस्टेन कर सकेंगे, क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई तो एक्सपोर्ट्स बड़ी इफ़ेक्ट होंगी और साथ साथ जो है हमारी इंपोर्ट्स अगर बढ़ जाती हैं फिर ज़ीरो सम गेम, बल्कि नेगेटिव असरात। क्या कहते हैं आप? देखें जी, जो जिस तरह अभी डॉलर की आपने बात की है, जो आज डॉलर 130 पे या क्रॉस किया या 31 के ऊपर है, बात है कि करेंसी वैल्यू से ये नहीं कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। शॉर्ट टर्म पे तो लोगों को फ़ायदा हो जाएगा एक्सपोर्ट, मगर लॉन्ग टर्म के अंदर जो है एक्सपोर्ट बढ़ना, मैं समझता हूँ अगर इस साल जो अगर आप फिगर लें तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है 13.7% इंक्रीज़ हुई इस साल, $2 बिलियन एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुई है। बात यह है कि करेंसी डिवैल्यू अगर मकसद एक्सपोर्टर होगा कि उसे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी तो सॉरी, वो एक्सपोर्ट कभी नहीं बढ़ेगी। हमें इसको एक जगह पे खड़ी करनी पड़ेगी करेंसी का। मैं ये समझता हूँ कि जो बातें भी सामने आई, चीज़ों को भी मैं देख रहा हूँ, जो स्मॉल मीडियम जो कंपनीज़ जो हैं, जिनकी जो फिजिबिलिटी बनी हुई है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, प्लांट या टेक्नोलॉजी, उनकी तो फिजिबिलिटी आउट हो गई है इस टाइम पे। बिल्कुल, कहाँ उन्होंने 106 पे खड़ी और आप कहाँ पे 130, पता ही नहीं अभी कहाँ हम खड़े हो रहे हैं। कोई बातें कर रहे हैं 140, कोई बात कर रहा है 145 पे। जी जी बिल्कुल, तो बहुत सी कयास आराइयाँ हो रही हैं, तो स्टेबल नहीं है हम। आज दुनिया की वर्स्ट सेकंड करेंसी पाकिस्तान की जो रुपीज़ है, पता ही नहीं है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। वेरी सैड। तो बात यह है कि हमें इसकी कोई स्ट्रेटजी बनाए। जैसी नई हुकूमत आती है उसके लिए 1 महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इस बुरहान से हमें बाहर निकालें जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। जो हुकूमतों ने पीछे कर दिया उसका रोना धोना छोड़ें। वे फॉरवर्ड क्या रास्ता है कि आगे हमने क्या स्ट्रेटजी करनी है और किस तरीके से इस बुरहान से हमें निकालना है। किसी के पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। देखें, सोल्यूशन अगर नहीं है तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। देखें, ये तो सबको ही पता है, अगर कोई भी हुकूमत आती है, हुकूमत बनाती है, तो उसको तो ये मसले मसाइल पता है कि क्या है पाकिस्तान के फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि हमारी करेंसी जो है एक स्टेबल पे तो हो जाए कम से कम। आज एक्सपोर्टर को भी पता चल जाए कहाँ है, एक इम्पोर्टर को भी पता चल जाए। मैं समझता हूँ करेंसी डिवैल्यू से जो सबसे बड़ा इशू आएगा वो महंगाई आ जाएगी। महंगाई आएगी, महंगाई इसलिए कि आपके मुल्क के अंदर हर चीज़ तो इम्पोर्ट हो रही है। बना क्या रहे हैं हम लोग, हम बना क्या रहे हैं? जो हर चीज़ तो हमने डिपेंड है इम्पोर्ट के ऊपर। भाई बना रहे हैं हम सिर्फ पाक स्टडीज की बुक में बना रहे हैं। पाक स्टडीज की बुक के अंदर लिखा हुआ है हम दुनिया को 5वां ऑटो बनाने वाला, 5वां दूध बनाने वाला, दे दबादब, ऐसी ऐसी बातें लिखी नाकाबिले यकीन।
अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं उनमें हकीकत है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक उसके हम असरात तो देख नहीं रहे। हम एक तरफ बोल रहे हैं कि ये हम ज़रात के ऊपर इलाही करता हुआ मुल्क हैं। आप खुद इस बात को जानते हैं कि ज़रात के अंदर भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब फल सब्जियां भी इंपोर्ट होना शुरू हो गई हैं, दालें भी इंपोर्ट हो रही हैं। आटा बूम की वजह से नहीं हुआ, वरना आपको पता है आटा भी इंपोर्ट होता रहा है। आप इस इंडस्ट्री से भी किसी हद तक लिंक्ड हैं, तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ ये बात। देखें जी, एग्रीकल्चर पाकिस्तान की बैकबोन है, उस पर हमें मेरा ख्याल से इन 10 सालों से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे कोई तवज्जो दी नहीं गई। नहीं दी। देखें, एग्रीकल्चर जब मैं बात करता हूँ तो एक फूड सिक्योरिटी कंसर्न है पाकिस्तान का, और ये चीज़ महंगी होती जा रही है। अगर मैं आपको यहाँ मिसाल दूँ वीट के ऊपर, दुनिया की महंगी तरीन वीट मैं कहूँगा पाकिस्तानी खा रहे हैं। और मैं आपको इस तरह मिसाल दूँ, अगर आप इंपोर्ट करें वीट को दूसरे मुल्कों से और पाकिस्तान में लेके आएँ तो वो वीट आपको सस्ती पड़ेगी। पाकिस्तान में जब वीट सरप्लस हुई तो हमने इसको सब्सिडी दी कि जी आप सब्सिडी लें और एक्सपोर्ट करें। ये हमारा शॉर्ट टर्म और ट्रेडिशनली जो हम यही काम करते हैं एडॉक बेसिस पे, और हमारे पास हमेशा मेरा यही कहना है हर इंडस्ट्री को या गवर्नमेंट को, हमेशा शॉर्ट टर्म, वो बोला हम फार्मर्स को सपोर्ट दे रहे हैं सर, वो मैं फार्मर्स को सपोर्ट दे रहे हैं सर। मैं ये जब राइस में इन्होंने सपोर्ट की, वीट में की, मेरा ये कहना है शॉर्ट टर्म में आपने सपोर्ट कर दी, लॉन्ग टर्म में आपने रिसर्च करनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर आपने फोकस करना है। आपने वीट का और जो वैरायटी है ऐसी इनको देनी है कि इनकी हील बेटर हो। नहीं, यहाँ पर एक चीज आपसे पूछनी, ये रिसर्च की आपने बात की, मैं खुद ये R&D रिसर्च के ऊपर जो है वो कुछ तवज्जो हमारे मुल्क के अंदर कहते हैं जनाब, हमने ज़रूरी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए हैं। मुझे ये बताएं कि उसके अंदर न्यू सीड्स और न्यू वैरायटीज कहाँ हैं? मुझे तो लोग कहते हैं कि वैरायटी जो आती है वो इंडियन पंजाब से उठा के वैरायटी लगा देते हैं जिस भी चीज़ की हो, और हमारी ज़रूरी यूनिवर्सिटियां कुछ भी काम नहीं करती। देखें, हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने देखें सबसे बड़ा मसला क्या हुआ है, 18 अमेंडमेंट के बाद एग्रीकल्चर की जिम्मेदारी जो है वो प्रोविंस लेवल पे आ गई। ये R&D भी नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर की। बात ये है कि मैं ये नहीं कहता कि वो नेशनल वो प्रोविंस में क्यों आई जिम्मेदारी। पहली बात तो ये है कि आप पहले स्ट्रेंथन तो करते अपने प्रोविंस के रिसर्च को और सिस्टम को, वो तो आपने स्ट्रेंथन नहीं की जिम्मेदारी इनको दे दी। अब मुझे बताएं जिनके पास सिस्टम नहीं है, जिनका पास रिसर्च के रिसोर्सेज नहीं है, वो किस तरीके से करेंगे? कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मतलब डायरेक्शन नहीं है, और आपने वो दे दी। ये बड़ी अहम बात है कि कैपेसिटी बिल्डिंग होना बहुत जरूरी थी। बगैर कैपेसिटी बिल्डिंग के अगर आप प्रोविंसेस को दे देंगे तो इश्यूज आएंगे, और आप जैसे बता रहे हैं उसकी तफसील भी हम लेते हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे कि हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन के लिए जो है कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत जरूरी है, उसके ऊपर क्यों वर्क नहीं हो रहा। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जनाब डॉलर की ऊंची उड़ान है और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इम्पैक्ट हो रही हैं। और एक्सपोर्ट्स की जहां बात करें, कैपेसिटी बिल्डिंग के बजाय हम लोगों का फोकस किसी और चीज़ पर है। हम वैल्यू एडिशन पे फोकस नहीं कर रहे, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना है, वैल्यू एडिशन पे फोकस करना है, किसी तरह कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना है। वहीद अहमद साहब, एक्सपोर्ट बढ़ाने की जब हम बात करते हैं, हम जुज़वी बात कर देते हैं हमेशा। आपको पता है हमारे यहाँ बुलंदो बांग दावे होते हैं। पिछली हुकूमत आई, $100 बिलियन की बात कर दी, उनको भी किसी ने फीड किया था। ताजिर सनतकारों के भी क्लेम्स थे कि भाई हम $100 बिलियन तक लेकर जाएंगे, लेकिन वो हालात साजगार वाला मामला है ना। हालात साजगार कैसे करेंगे? ये हालात साजगार बताएं कैसे करेंगे? देखें, अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो सिर्फ एक्सपोर्टर का भी है उसके ऊपर इशू, क्योंकि जो भी सेक्टर मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कोई एक्सपोर्ट के अंदर रिसर्च के ऊपर काम नहीं किया, इसलिए कोई इनोवेशन नहीं आई चीज़ों में। जब इनोवेशन नहीं आई तो आपको दुनिया में जो आप कंपटीशन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट जो मैं कहूँगा ज़्यादातर वो बल्क के ऊपर फोकस है, इनोवेशन पे नहीं और ब्रांडिंग के ऊपर नहीं है। जब आप ब्रांडिंग करते हैं तो आपकी एक जो वैल्यू आप ज़्यादा फैच कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपको इनोवेशन, रिसर्च, ये चीज़ें सब मिलेगी तो आप जो है ना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का इशू बहुत बड़ा है पाकिस्तान में, मैं तो कहता हूँ वन डोर सोल्यूशन होना चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान में। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं,
आपको स्ट्रेंथन हर जगह करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को भी करने पड़ेंगे, आपको सी पोर्ट को भी करना पड़ेगा, एयरपोर्ट को भी करना पड़ेगा, आपको हर डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा जो भी लिंक करता है एक्सपोर्ट से। जब तक ये प्लांट प्रोटेक्शन वालों को जरा जाकर कुछ कहना पड़ेगा, सीड बोर्ड वालों को जाकर कुछ कहना पड़ेगा, भाई पूछना पड़ेगा ना उनसे। पता नहीं ये इदारे काम क्या करते हैं, मैंने सुना है सर हर इदारा कह रहे बड़े अहम इदारे हैं ये। सर अहम इदारे हैं। डीपीपी का जो आपने नाम लिया है कि एग्रीकल्चर का मेन इदारा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो, उनके बगैर फाइटो के तो एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकती। हमारे बड़े इश्यूज़ भी हैं उसके अंदर, कभी फाइटो में हमें नहीं मिल रहा और 2 दिनों के अंदर हमारी दुबई की जो शिपमेंट मैंगो की उस पर हमें फाइटो का जो है नहीं मिले। और कल जो है एक जहाज़ जा रहा था दुबई, कम से कम 20 कंटेनर, उसकी वजह कम से कम 300 टन जो था मैंगो नहीं जा सका उसके अंदर। तो क्राइसिस तो है हर जगह। हमने उनके साथ मीटिंग भी की है और कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले को हल करें। हम कहते हैं जी अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो आप टेक्निकल चीज़ें इतनी डाल देते हैं तो फिर आप या टेक्निकल कर लें फिर स्टाफ को बढ़ा लें। खैर स्टाफ का तो इशू मैं ये नहीं कहूँगा डीपीपी में, पूरे गवर्नमेंट कोई भी बॉडी हो उसके अंदर स्टाफ का इशू है। आप जो एक्सपोर्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट अगर आप कुछ भी कर लें आपकी एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर तक चली जाएगी, इसके बाद नहीं जाएगी। सरप्लस नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं आपके पास, कोई प्रोडक्ट नहीं है आपके पास। अगर आज मैं टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ, जब मैं एग्जीबिशन पे जाता हूँ तो वहाँ लोगों की इनोवेशन में देखता हूँ, हमारी इनोवेशन ही नहीं है प्रोडक्ट के अंदर। दूसरे भाई आप ये डायरेक्ट जो आपने बात की है ना, मैं इस पर डेल्व करना चाहता हूँ। आपने बड़ी क्लियर बात कर दी कि सरप्लस हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, कैपेसिटी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम मैक्स यानी कि फुल सारी इंजन की पावर लगाते तो $30 बिलियन कर लेंगे, देन अगेन वी विल हैव शॉर्टफॉल। अगर हमें मैसिव सतह के ऊपर एक्सपोर्ट करनी है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए, कहां से आएगी? देखें जी, सिर्फ आज पाकिस्तान की अगर एग्रीकल्चर की बात करता हूं, मेरे ख्याल से 3 से $3.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है। मैं तो समझता हूं 10 सालों के अंदर एग्रीकल्चर को $30 अरब पे आप ले जा सकते हो। सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं जिसके अंदर हमारे बहुत प्रोडक्ट हैं, उसको हम ले जा सकते हैं। मगर हम तो 3.5 अरब पे पड़े हुए हैं क्योंकि इसके अंदर रिसर्च नहीं, डेवलपमेंट नहीं है। इसकी वजह से देखें सबसे बड़ा मसला क्या है एग्रीकल्चर में पाकिस्तान में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारे किसान की जो है प्रोडक्शन जो है वो कंपेयर टू हमारे जो कॉम्पिटिटर इंटरनेशनल मार्केट है उससे बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम कम्पीट नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में। वो आपकी कॉटन है, आपकी जो 1.8 बेल थी वो जाके 1.1 पे आ गई। तो आप देखें, आप पहले ये देखें कि आपने शुगर केन है, गन्ना है, गन्ने के ऊपर इतनी तवज्जो दी जा रही है और सबसे ज़्यादा आप देखें आज ग्लोबल वार्मिंग है और वाटर शॉर्टेज है, डैम्स आपके पास है नहीं और गन्ने को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। गन्ना जो किसान लगा रहा है उसको पैसे भी सही तरीके से नहीं दिए जा रहे और जो इंडस्ट्री आपको पता है, जब मैं इशारा करना चाह रहा हूँ किन के हाथ के अंदर है। तो हम किधर खड़े हुए हैं? हमने तवज्जो गन्ने को दे दी, कॉटन को ख़त्म करा दिया। अगर आप अगर साउथ पंजाब में देखें तो पहले कॉटन थी, $1 बिलियन की कॉटन एक्सपोर्ट होती थी और हमारे जो टेक्सटाइल को उनको भी मिलती थी रॉ मटेरियल। अब तो उल्टा हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, दूसरे मुल्कों से कर रहे हैं। तो हमारे पास पॉलिसी नहीं है, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। हमेशा गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो 10 साल का कोई स्ट्रेटजी करें, हम कहाँ आज हैं और कहाँ 10 साल में। हमने अपने सेक्टर की मैं बात करूँ जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, हॉर्टिकल्चर, हमने पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर विजन 2030 हमने इसकी सेरेमनी की है 7 जुलाई को और हमने उनमें बताया कि हमने क्या क्या किया इसके अंदर। तो मकसद ये है कि जब जैसी गवर्नमेंट आती है नई, उसको हम पेश कर देंगे अपना विजन कि जी ये आप कर लें। हम गवर्नमेंट जब आएगी जो उनके काम आसान हमने कर दिए और उनके हाथ में दे रहे हैं कि भाई ये चीज़ें आप कर लें और हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी। और ऑब्जेक्टिव जो है हमारी कॉन्फ्रेंस का रूरल एरिया की इकोनॉमी को बेहतर करना है, प्रमोट एग्रीकल्चर करना है, फूड सिक्योरिटी और जॉब क्रिएशन करना है। और जाहिर बात है जब एनहेंस फॉरेन एक्सचेंज जब हम लेके आएंगे, अल्टीमेट जो है वो जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी आएगा। जॉब जब जनरेट होगी तो हम तो इतने लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। ये हम कह रहे हैं सही है, फूड सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी है। हम आज पाकिस्तान देखें जी, मैं आपको कोंगो का मसला दूं, जो मुल्क हैं आपके जो अफ्रीका के अंदर गोली मारते हैं आटा रोटी के ऊपर। तो आप चाहते हैं पाकिस्तान के हालात यहाँ हो जाए? हमें ये सोचना चाहिए। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान की जितनी इंडस्ट्री है उन सबको इस बात को सोचना चाहिए, अगर एग्रीकल्चर डाउनफॉल की तरफ जाएगी तो दूसरी इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा। अगर आप एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मैं कहूँगा फ्लोरिश होएगी दूसरी इंडस्ट्री भी उससे, क्योंकि जब बाइंग पावर रूरल एरिया में बढ़ेगा तो वो हर चीज़ खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है आज जहाँ खड़ी है उससे बहुत बेटर होगी। हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। आज पाकिस्तान में कोई सेक्टर हो वो शॉर्ट टर्म की बात करता है, मैं इसके बड़े अगेंस्ट हूँ। एडॉक बेसिस पे हम काम ना करें, ये ट्रेडिशनली तरीके से हम निकलें
और हम जो है लॉन्ग टर्म सोचें। जब जो मुल्क की मिसाल आपको दूं जो जंगों में तबाह हो चुके हैं, जापान और जर्मनी जब उनकी जो बिल्कुल ज़ीरो पे थे, उन्होंने आज वो दुनिया की इकोनॉमी को संभाला हुआ है। क्यों? उनके पास विजन था, उन्होंने स्ट्रेटजी की, उनके लोगों ने साथ दिया। मैं यही कहूँगा सिर्फ हम गवर्नमेंट को बैठ के ये ना कहते रहे, हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारे जितने भी पाकिस्तान के चैम्बर, जितने भी पाकिस्तान के एसोसिएशन, जितने भी हमारे FPCC है, मैं सबकी बात करूँगा, हम सबका फ़र्ज़ है हम इसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इकॉनमी की एक पॉलिसी दें गवर्नमेंट को कि इस बुरहान से हम निकले। और हमारा काम ही यही है कि इकॉनमी के ऊपर हम इस चीज़ से निकलें। अगर ये काम बहुत देर हो गई, अगर अब नहीं उठे तो बहुत देर हो जाएगी। और आपको पता है कि पाकिस्तान के मसला नहीं है फूड सिक्योरिटी का। अगर आप FAO की रिपोर्ट देखेंगे 2050 के अंदर पाकिस्तान आज ऑरेंज के अंदर है, उसके अंदर ऑरेंज दिया गया है, व्हाइट दिया गया है, ग्रीन दिया है, ये रेटिंग है। जो रेड सबसे खतरनाक है, फिर उसके बाद ऑरेंज है। पाकिस्तान ऑरेंज के अंदर है। ऑरेंज का मतलब है कि 20% आपकी एग्रीकल्चर डिक्लाइन की तरफ जाएगी और कुछ पार्ट हमारे रेड की तरफ भी है। पाकिस्तान के हिस्से 50% भी डिक्लाइन है, मगर वो दूसरे मुल्कों को भी थ्रेट है। मगर दूसरे मुल्कों ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया, उन्होंने रिसर्च कर दिया, इसलिए कि सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट सिर्फ पाकिस्तान पे तो नहीं पड़ना, दुनिया में पड़ना है। तो उन्होंने तो काम शुरू कर दिया है। अगर मैं आपको अपने पड़ोसी मुल्क ईरान की बात करूं, 2025 के अंदर उन्होंने जो है सब इंडोर के अंदर अपनी एग्रीकल्चर को लेके जाना है। चाइना की मिसाल दूं, चाइना की स्ट्रेटेजी ये है कि वो पेस्ट जो है, जो हम जो केमिकल यूज़ करते हैं, वो सब खत्म कर देंगे और ऑर्गेनिक पे चले जाएंगे। उसका जो उन्होंने हल निकाला है बायो टेक्नोलॉजी के, बायो जो ऐसे जो पेट्स जो ऐसे होते हैं, जो जिस तरह मिसाल दूं कि हम करते हैं स्प्रे, जिसके आपके अंदर ML के और इंसान की सेहत के लिए नुकसानात होते हैं, इसलिए कि उसे एक लिमिट होती है, हम वो ओवरडोजिंग करते हैं। तो अगर हम उस चीज़ को पेस्ट पे अगर आ जाएं, मिसाल है कि फ्रूट फ्लाइज है, हम ऐसी कोई चीज निकालें जो फ्रूट फ्लाइज को खा ले मगर फसल को नुकसान ना करे। ये बड़ी अहम बात है। यानी कुदरती निजाम ये चाइना कर रहा है, दूसरे मुल्क कर रहे हैं, हम कहां खड़े हैं? पानी का सिस्टम उन्होंने ऐसा स्ट्रॉन्ग, पानी के निजाम पर भी बात करते हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि जनाब हमारे यहाँ कुदरती निजाम के जरिए एक तो इस चीज को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है और दूसरा ये पानी का निजाम किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम ब्रेक पे जाने से पहले यही कर रहे थे कि हमारे मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर का पोटेंशियल है, हॉर्टिकल्चर का पोटेंशियल है और दीगर और नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली कैपेसिटी हमने डेवलप नहीं की, अनफॉर्चुनेटली R&D पर वर्क हमने नहीं किया, वाटर रिसोर्सेज को हमने बेहतर करने की कोशिश नहीं की। फूड इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मेजर इशू बन के सामने आएगा। ब्रेक पे जाने से पहले वहीद अहमद साहब आपके साथ इसी मौजू पर बात हो रही थी। आपने हाईलाइट किया कि कितना ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है और यील्ड के अंदर रिडक्शन की लोग तवक्को कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेट्स होप कि ऐसा ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने बताया कि जो इंडिकेटर्स हैं उस तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि 20% कहीं कहीं यील्ड कम होगी और कुछ इलाके पाकिस्तान के ऐसे हैं जहां पर 50% तक भी खौफ है, खौफ की इलामत है कि ये मामलात हो सकते हैं। तो मुझे बताएं फिर इसको रेक्टिफाई कैसे करें? देखें, ये जो रिपोर्ट है तो इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन की FAO की और सब इसके ऊपर जो है बिलीफ है हमारा और सब पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी है चीज़ का। बात है कि कोई एक्शन प्लान नहीं है, मतलब कि वो कब करेंगे। मगर ये मैं कहूँगा कि डैम्स का जो इशू है, जो मेरा ख्याल से वो काला डैम हो या कोई भी हो, डैम्स तो बनना चाहिए फौरी तौर पे। पाकिस्तान की सख्त ज़रूरत है। अगर ये डैम्स नहीं बनेंगे तो आगे तो वाटर क्राइसिस भी है। मैं कहूँगा कि अगर पेट्रोल या डीजल ना हो, मैं साइकिल पे सब बैठ के चला सकते हैं। पानी ना हो, गरीब भी पीता है, अमीर भी पीता है। कि हम किस क्राइसिस में जा रहे हैं। और अगर आप देखें मिसाल अभी आपको दूं, साउथ अफ्रीका के अंदर कोपेनहेगन में कितनी शॉर्टेज हुई वो, हम केप टाउन के अंदर अगर हम इन चीज़ों पर आना चाह रहे हैं, हमें अलर्ट हैं, रेड अलर्ट है हम इसके ऊपर। मैं इसके बाद मैं ये ज़रूर बात करूँगा जो हमने पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर विजन 2030 की जो सेरेमनी की, ये 2017 से हमने काम शुरू किया। जब मैं ऑल पाकिस्तान फूड एक्सपोर्टर एसोसिएशन में था और सब कमेटी में FPCCI में था, तो मैंने काम शुरू किया।
इसके अंदर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा काम हमने क्या किया। 120 मीटिंगें हमने की, पूरे पाकिस्तान में हम गए हैं, पूरे चारों सूबों के अंदर हम जाके गवर्नमेंट लेवल पे मिले, सब स्टेक होल्डर से मिले। हमने इसके अंदर जो काम किया है, दरख्त से लेके, फील्ड से लेके, सी पोर्ट और इंटरनेशनल मार्केटों तक हमने इसको स्टडी किया, क्या मसले हैं, क्या मिसाइल। बलूचिस्तान हो, हर जगह गए हमने, मसले ऐसे ऐसे सुने कि मैं खुद परेशान हो गया, हम कहाँ खड़े हुए, और हमने उसके हल भी निकाल लिए। अब हमारी ये स्ट्रेटेजी है कि इंशाल्लाह जैसी हुकूमत आती है उनको हम प्रेजेंट करते हैं। मगर मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, इसके अंदर हम सबसे पहले हमने यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व किया है। आपकी फैसलाबाद, आपकी सिंध की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर पाकिस्तान की, सबको इन्वॉल्व किया, इसलिए कि यहाँ से रिसर्च होगी। जितने पाकिस्तान के रिसर्च डिपार्टमेंट हैं उनको हमने इन्वॉल्व किया, और हमने हर लेवल पे जाके मीटिंग्स की हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड, और कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ भी। इसलिए कि बात ये कि लोग जो बात करते हैं डॉग पे, ये मैं कहूँगा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है जो विजन कोई 10 साल का गवर्नमेंट को आने से पहले दे रहा है कि ये आप पॉलिसीज़ के ऊपर देखें और इसके ऊपर करें। और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है आज 530 मिलियन डॉलर की, और किस तरीके से वो अपना 6 अरब डॉलर मिनिमम जा सकती है। अगर आज मैं अपने सेक्टर की बात करूं, मैं आज फेडरेशन में आया हूं, मुझे 7 महीने हो गए, 6 महीने, अल्लाह का शुक्र है बड़ा काम किया है, इसलिए कि मेरे सेक्टर ने मुझे भेजा है अपने उस काम के लिए, फेडरेशन की जो मैं आज वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैंने दिल लगा के और जितनी मेरे अंदर कोशिश है और अल्लाह को रखते हुए, इसलिए कि मैं किसी इंसान से का जवाबदार नहीं हूँ ना, मैं किसी से डरता हूँ, सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ, और जवाब भी उसी को देना। और मैंने अपने काम पूरे किए हैं। पाकिस्तान की कीनू की मैं बात करूंगा, डिक्लाइन की तरफ थी, हमने उसके अंदर सब्सिडी ली अपनी कीनू, रशिया के लिए $250 सब्सिडी पर कंटेनर ली। अल्लाह का शुक्र है, आज मैं ये कह सकता हूँ पाकिस्तान के सब रिकॉर्ड, मैंने जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की कीनू की रिकॉर्ड तोड़ दी है इस साल जो एक्सपोर्ट हुई है। और पाकिस्तान के अगर आप फिगर देखेंगे कंपेयर टू लास्ट ईयर, फ्रूट एंड वेजिटेबल की, लास्ट ईयर $531 मिलियन की एक्सपोर्ट थी आपकी फ्रूट एंड वेजिटेबल की, आज $608 मिलियन की होगी। आपका 14% इंक्रीज हुआ है। ये हमारी स्ट्रेटेजी की वजह से हुआ है, हमारी प्लानिंग की वजह से हुआ है, इसी से इंडस्ट्री इंक्रीज हुई है। हम तो 600 मिलियन नहीं देखते, हम तो 1 अरब देख रहे हैं। वैल्यू एडिशन पे भी आपने कोई काम वैल्यू किया नहीं? देखें, वैल्यू एडिशन बताऊं, हम बहुत काम पे, जूस पे, सबके ऊपर काम हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर पल्पिंग यूनिट भी लग रहे हैं। 2018 के अंदर कम से कम $15 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है पल्पिंग यूनिट के अंदर। बात यह है कि पहले प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, और जो उसकी कॉस्ट है उसको कम करने की ज़रूरत है। आज मैं आपको ये मिसाल दूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे बड़ा किसान का मसला है। आज इंडिया में 1 एकड़ में 30 टन आम प्रोडक्शन है, हमारे यहाँ 10 टन है, तो किस तरह कम्पीट करेंगे हम पल्प में और इंटरनेशनल मार्केट में। इसी तरह यील्ड कैसे बढ़ाऊं? यील्ड आपको गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करानी पड़ेगी, किसान को हमें बताना पड़ेगा, वैरायटी हमें बताना पड़ेगा उनको किस तरह आप जनरेट करें। आप 40 फुट के दरख्त हैं आम के, दुनिया में 8 से लेके 9 फुट दरख्त है कि ईजी आसानी तरीके से आम टूटा। 40 फुट में तो आपका वेस्टेज आएगा, जाहिर बात है उसको किस तरीके से ऊपर जाके तोड़ेंगे आम को, कोई तो नहीं चढ़ सकता, डंडे मारेंगे उसको, डंडे से वो फिर उसकी पैसे नहीं मिलते। हाइट की बात कर रहे हैं। हमारा विजन है ये कि आज जो बी और सी है ना वो 70% है, जो है वो 30% है। हमारा विजन है कि हम 80% ए कर दें और 20% को बी और सी में कर दें। क्वालिटी में तवज्जो देंगे, किसान को भी उसके अच्छे पैसे मिलेंगे, किसान भी खुशहाल रहेगा, और जो जब खुशहाल रहेगा ज़ाहिरी बात है हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। हम तो आप हर एक को कहेंगे जो गन्ने को आप छोड़ें, हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्ट को उगाएं, इसलिए कि प्रॉफिटेबिलिटी इसके अंदर है। अगर आप देखें एग्रीकल्चर के अंदर शेयर अगर हॉर्टिकल्चर का है 8 से 10% शेयर है हॉर्टिकल्चर का, अगर इसमें तवज्जो देंगे तो मेरे ख्याल से किसान को अच्छा पैसा मिलेगा, और किसान इस रुख में आएगा तो जाहिर बात है हम एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे। अच्छा, हमने क्या करना है, हील बढ़ानी, दूसरा हमने नई वैरायटीज़ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करानी है, जो दुनिया मांग रही है वो हमने उगानी है। हमने किसानों के साथ कोऑपरेटिव हमने करना है, काम मिल के करना है। हमने ये काम शुरू कर दिया 3 सालों से कि हम किसान को सीड भी दे रहे हैं कि आप ये उगाओ, आपको प्रॉफिटेबिलिटी से हम ये ले भी रहे हैं। एक माइंडसेट है, मैंने जो देखा है वो ये कि लोग जैसे मैंगोज की बात कर लें, वेस्ट में जो है लोग मैंगो को बड़ा यूनिक किस्म का फल समझते हैं, वो उसमें मिठास की तरफ नहीं जाते। हमारे यहाँ चूँकि एक राय बनी हुई है कि ये मीठा खाते हैं हमारे मुकामी लोग, जितना ज़्यादा मीठा होगा उतना आम अच्छा है। तो वेस्ट में तो वो देखें, वेस्ट की हमने रिसर्च की थी आज से हमारे
3-4 साल पहले, तो वहाँ क्या आई, जो हमने वहाँ के लोगों से डच से की, यूरोपियन लाइक फ्रेंच से की, सबसे की, उन्होंने कहा है कि जी आपका जो येलो कलर है ना वो बड़ा पेल कलर है, अच्छा नहीं है। फिर दूसरी बात उन्होंने बोला है, हम कहते हैं कि जो हमारा आम इतना मीठा, कहते हैं जी हमें इतनी मिठास पसंद नहीं, इसलिए ये तो ब्रिक्स हाई है और ये जो है आपकी हेल्थ के लिए, और जो है आपको पता है वहाँ कितना हेल्थ कॉन्शियस है, कहते हैं हमें वो ज़रूरत नहीं है। फिर हम कहते हैं कि जी हमारी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहते हैं जी हमने कोई परफ्यूम हो तो नहीं करना, हमें स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग पसंद नहीं। उसकी वजह क्या है कि वो यूज़ टू हो गए दूसरे मुल्कों के आम के जिसमें ग्रीन कलर और रेड कलर है, और यूज़ टू हो गए। अब हमें अपनी मार्केटिंग बड़ी स्ट्रांगली करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो हमारे जो हमारे एक्सपोर्टर है ना, उन्होंने जो एक्सपोर्ट करें ट्रेडिशनली लोगों को करें, लाइक इंडियंस, पाकिस्तानी, बंगाली, श्रीलंका या अरब, ये हमारे आम खा रहे हैं। जहाँ पे मेन पॉपुलेशन है वो हमें उसको टारगेट करना पड़ेगा। जब जैसे हम टारगेट करेंगे उसको, हमारे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। मैंने आपको क्या कहा, वैरायटीज का जो दुनिया मांग रही है वो हम लोग उगाएं। हमने मजीद गुफ्तगू करनी है आगे आने वाले दिनों के अंदर। आज हमारे पास वक्त मुख्तसर है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले दिनों के अंदर इस इशू को जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करें। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।